लास्ट हमने जो पढ़ा है बेसिकली हमने स्टार्ट किया था विद द डिफरेंशिएशन बिटवीन द इकोनॉमी एंड द इकोनॉमिक्स, वहीं से शुरू किया था ना। ठीक है, हमने इकोनॉमी इकोनॉमिक्स दोनों का मीनिंग समझा और उसके आधार पर हमने फिर हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उसके बाद हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको समझा था। उसके बाद हमने प्रोसेस में हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखी थी, ये सब पढ़ा था। और उसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर हमने देखा कि इनको नापना भी पड़ेगा, तो मेजर करने के लिए हमने जीडीपी टर्म को इंट्रोड्यूस किया और जीडीपी के आधार पर फिर हमने अलग अलग टर्म्स को देखा था, जीडीपी, नॉमिनल, रियल, उसके बाद एट करंट प्राइसेस, एट कांस्टेंट प्राइसेस। जीडीपी से फिर जीएनपी के बीच में डिफरेंस समझा था और उसके बाद हमने देखा कि ट्रू मेजर भी नहीं है, हम अच्छे से इसको नाप नहीं पा रहे, तो इस वजह से हमने अलग अलग इंडिकेटर्स और पढ़े थे कि किस तरीके से हम इकोनॉमी को मेजर कर सकते हैं, जहां पर सिर्फ ग्रोथ नहीं डेवलपमेंट को भी मेजर किया जाता है। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा है तो एक लाइन में उसकी समरी यही है। ठीक है, अभी तक जितना ही पढ़ा है, अभी वो इकोनॉमी वाला पार्ट जहां पर जीडीपी जीएनपी पढ़ना था वो लगभग कंप्लीट हो गया है। इसको याद रखना है जीडीपी और जीएनपी को, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में उससे हम फर्दर आगे चलेंगे, क्योंकि हमारा एक वर्ड बचा हुआ है अभी भी जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में सुना था, पर कैपिटा इनकम बचा है ना, जो मैंने बोला था कि इसको भी समझेंगे लेकिन इसका टाइम आएगा तब समझेंगे। ठीक है, तो अभी वो एक टर्म बचा हुआ है पर कैपिटा इनकम, तो उसको समझने के लिए जीडीपी जीएनपी दोनों को याद रखना, क्योंकि अभी बीच में हम थोड़ा सा उससे अलग हटेंगे और आगे चल करके फिर से उसको वापस पहुंचेंगे जब हम जीएनपी पे आएंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा उसको साइड में रखते हैं और अब फिर से एक दूसरा इसमें शुरू करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में जब हम मेजर करने की बात करते हैं तो मेजरमेंट के लिए सबसे बड़ी जो वैल्यू है, हमने बोला मॉनेटरी टर्म्स में हम हर चीज को मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? मॉनेटरी टर्म्स में करते हैं ना। तो मॉनेटरी टर्म्स में जब हम मेजर कर रहे हैं तो मॉनेटरी टर्म्स को हमें समझना पड़ेगा कि मनी क्या है। हमें क्या समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मनी। तो आज जो हम शुरू करेंगे हमारा टॉपिक दैट इज इवोल्यूशन ऑफ मनी। क्योंकि हम हमारी इकोनॉमी को मेजर करना है। इकोनॉमी को मेजर करने के लिए हमने बोला कि उसको मनी के टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं। किस में मेजर कर सकते हैं? मनी के टर्म्स में। तो ये मनी क्या है, कैसे काम करती है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इसमें समझना है। क्लियर है? तो विल स्टार्ट विद द इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन कैसे हुआ मनी का? मनी का काम क्या है मेनली अगर हम देखें तो क्या काम है मनी का? बताओ, कोई बताएगा? मनी का क्या काम है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। खरीदना और बेचना आसान हो जाता है इससे चीजों को। ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये जो मनी जिसको हम आज बोल रहे हैं, आज के टाइम पे मनी क्या है? जो पेपर मनी है, जो डिजिटल मनी है, जो कॉइन मनी है, उसको मनी बोल रहे हैं। जो हमारे पास सिक्के हैं, जो डॉलर्स हैं, जो पैसे हैं, जो रुपए हैं, या फिर जो हमारे यूपीआई के थ्रू बैंक के अंदर जो चीज है, डिजिटल मनी जिसको हम कह सकते हैं, यही तो है मनी। ये तो आज के टाइम पे। पुराने टाइम पे क्या था? पुराने टाइम पे ये मनी नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो क्या करते थे? हम एक्सचेंज के लिए कमोडिटीज को एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी मेरे पास जो मैं प्रोड्यूस कर पा रहा हूं तो मुझे उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा किसी दूसरी चीज से जो मुझे चाहिए। अब मुझे कोई चीज चाहिए, मेरे पास वो है नहीं, तो क्या करूं? जो मेरे पास है उसे देना पड़ेगा उसको। तो उसमें क्या हो रहा है? म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है ऑफ द कमोडिटीज। क्या हो रहा है उसमें? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द कमोडिटीज। उसको हमने क्या क्या बोला? बार्टर सिस्टम। तो इनिशियली अगर हम देखें तो मनी नाम की कोई चीज थी नहीं। मनी नाम की चीज नहीं थी तो स्टार्टिंग में हमारा बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था। और बार्टर सिस्टम जैसा आपने बताया, ये क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। बार्टर सिस्टम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो अगर ये चल रहा था तो चलने देते। किस लिए जबरदस्ती एक बीच में एक और नई चीज ले आए हमारा मतलब सिलेबस बढ़ाने के लिए? है ना, चल रहा था तो ठीक था। एग्जैक्टली exactly, ठीक है, एग्जैक्टली exactly. तो इसके में हमें कुछ कमियां दिखाई दी, तो उन कमियों को लिख लेना। लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम। लिमिटेशंस में अगर हम देखें तो पहली लिमिटेशन हमें क्या दिखाई दी, जो भी आपने बताया, दैट इज डबल कोइंसिडेंस
ऑफ वांट्स। इसका मीनिंग जैसे अभी बताया कि डबल कोइंसिडेंस क्या है कि हमें एक साइड में ये देखना पड़ेगा। कोइंसिडेंस क्या होता है? व्हाट इज कोइंसिडेंस? प्रोबेबिलिटी जिसकी मतलब अगर हम कहें जिसकी पूरी पूरी हो गई प्रोबेबिलिटी, चांसेस नहीं है कि वो हो पाएगी। एग्जैक्टली। कोइंसिडेंस क्या होगा? चांस जहां पर हम बात करते हैं, तो चांस इज द कोइंसिडेंस, है ना? चांस इज द कोइंसिडेंस जहां पर हमें पक्का नहीं पता है कि पूरा होगा ही कि होगा कि नहीं होगा, दैट इज नोन एज कोइंसिडेंस। तो उसके आधार पर अगर हम समझें तो यहाँ पर डबल चांसेस होने चाहिए, डबल चांसेस होने चाहिए मुझे मेरी नीड को या वांट को पूरा करने के लिए। डबल चांसेस का क्या मतलब है कि मेरे पास जो चीजें हैं, क्योंकि मुझे मान लो कि मैं मेरे पास एक फार्म लैंड है और मैं वहां पर वीट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मेरी इच्छा है कि आज मुझे राइस खाने का मन है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि राइस कौन देना चाह रहा है। पहली चीज मुझे क्या ढूंढनी पड़ेगी? राइस कौन देना चाह रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ढूंढना पड़ेगा कि उसको वीट चाहिए कि नहीं चाहिए। सिर्फ राइस कौन देना चाह रहा है ये ढूंढने से पूरा नहीं होगा, हमें दोनों साइड के चांसेस को पूरा करना पड़ेगा, दोनों की वांट्स को पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर के ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो सकता है। या इसके अलावा भी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ द वांट्स। क्लियर है? और क्या कमी है इसमें बार्टर सिस्टम में? फिक्स्ड वैल्यू को और क्या कह सकते हैं? इट डज नॉट प्रोवाइड अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, है ना? ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इट डज नॉट प्रोवाइड कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। एग्जाम्पल कोई देगा इसका? जैसे अगर 1 किलो वीट के लिए एक फार्मर को 2 किलो राइस वो करने पड़े, एक्सचेंज करने पड़े, तो जो राइस फार्मर है वो एक्सप्लॉइट हो जाएगा। हाँ, कह सकते हैं, ठीक है। इसी को दूसरे शब्दों में कहें कि मान लो मुझे एक पेयर शूज चाहिए, तो उसके लिए मुझे कितने गेहूं देने हैं, या मेरे पास चावल भी हैं, कितने चावल देने हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके लिए वैल्यू डिसाइडेड नहीं है। तो वो उसके लिए हमें एक फिक्स मेजर करना पड़ता है वैल्यू का, हर एक चीज का। जैसे आज के टाइम पे हमें शूज का प्राइस पता है, तो हम उतने पैसे लेकर के चले जाएंगे और उसको दे देंगे। लेकिन वहां पर मेरे पास एक साइड गेहूं भी है, एक साइड राइस भी है। अगर मुझे 2 केजी गेहूं देने हैं, क्या 2 ही केजी राइस भी देने पड़ेंगे, या 3 केजी राइस देने पड़ेंगे, या 1 केजी राइस देना पड़ेगा? तो वहां पर हमारे पास कोई ऐसा कॉमन मेजर नहीं दिखाई देता वैल्यू का। ये कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम में कमी थी। और क्या कमी है? और क्या हो सकता है बताओ? और क्या हो सकता है इसमें? एग्जैक्टली, टाइम कंज्यूमिंग, और दूसरा ट्रांजैक्शन इज लेबोरियस या डिफिकल्ट। ठीक है, ठीक है, इसको भी लिख लो। ट्रांजैक्शन इज डिफिकल्ट एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग। क्यों है? एग्जांपल दो। डिफिकल्ट क्यों है उसका एग्जांपल दो, टाइम कंज्यूमिंग क्यों है उसका एग्जांपल दो। इस कंडीशन को पूरा करने के लिए ये टाइम इसमें ऐसा लग रहा है, ठीक है? इस कंडीशन को पूरा करने के लिए टाइम लग रहा है। हमें वो पर्सन चाहिए कि जिसको जो हमारे पास है उसकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, और उसके पास वो चीज होनी चाहिए जो हमें चाहिए। तो ये चीजें ढूंढना अपने आप में मुश्किल है। अब अगर हम बीच में कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ले आए, यानी मनी ले आए, तो वो सबको चाहिए, तो किसी के भी पास चले जाओ, वहां पर एक्सचेंज इजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऑटोमेटिकली टाइम कंज्यूमिंग हो गया। डिफिकल्ट क्यों है? डिफिकल्ट एक तो ये वजह होगी, और कोई भी रीजन है डिफिकल्टी का? एक तो रीजन ही अपने आप में, दिस इज कॉजिंग द डिफिकल्टीज इन द ट्रांजेक्शन, ठीक है। क्या और कोई रीजन हो सकता है डिफिकल्ट होने का ट्रांजेक्शन का? बल्क में अगर ट्रांजेक्शन करना हो, अगर हमें बल्क में ट्रांजेक्शन करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा?
पहले एक पूरा का पूरा ट्रक लोड करना पड़ेगा वीट का, फिर वहां से पता चला दूर से लेकर के आना है, वहां से फिर उस ट्रक को भर करके लाना भी पड़ेगा। कम से कम एक साइड की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो घट जाएगी अगर हम मनी को लेकर के जाएंगे। अगर हमारे पास मनी हो तो एक साइड की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, वो रिड्यूस हो सकती है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के ट्रांजैक्शन के कॉस्ट को भी इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा और क्या हो रहा है ट्रांजैक्शन में, कॉस्ट के अलावा और कोई फर्क पड़ रहा है? ट्रांजैक्शन को मोर लेबोरियस बना रहा है, डिफिकल्टी उसमें लिख चुके हैं ऑलरेडी, ज्यादा लेबोरियस बना दिया, ठीक है। और कुछ इसमें जो बार्टर सिस्टम में कमियां हैं बताओ, ये पढ़ा हुआ है ना, 10th में था ये, ठीक है। तो और बताओ इसमें क्या कमी हो सकती है? कोई और रीजन? चलो मैं लिख देता हूं, आप बताओ उसका मीनिंग क्या है। डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स नहीं हो पाती इसमें। डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स का क्या मतलब है कि मैं गया दुकान पे, मुझे कोई भी चीज पसंद आई, मुझे सिर्फ वो आधा किलो चाहिए, या फिर एक चीज एक उस हिसाब से देखें, हाँ आधा किलो का एग्जांपल है, मुझे कोई भी चीज आधा किलो चाहिए, अब मैं उसको 10 के बजाय 5 रुपए दे सकता हूँ, मान लो 10 रुपए किलो, उसके बजाय 5 रुपए दे सकता हूँ। लेकिन पहले बार्टर सिस्टम में क्या होगा कि मेरे पास अगर मान लो कि कोई एक ऐसी चीज है, मान लो एप्पल्स, मेरे पास एप्पल्स हैं और मुझे आधा केजी वीट चाहिए, मुझे 1 केजी मिल सकता है एक एप्पल के बदले। अब मुझे आधा केजी चाहिए तो मैं आधा एप्पल दूंगा, तो आधा का मुझे खाना ही पड़ेगा, वो एक्सचेंज के लायक ही नहीं रहा। जो आधा एप्पल रहा वो एक्सचेंज के लायक ही नहीं रहा, फिर वो खाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स वो अपने आप में डिफिकल्ट हो जाता है। वी कैन नॉट डिवाइड द गुड्स कि हमें हाफ चाहिए, क्वार्टर चाहिए या फुल केजी में चाहिए, हमें नहीं पता है। तो ऐसे में उन गुड्स को डिवाइड करके ट्रांजैक्ट कर पाना वो अपने आप में इम्पॉसिबल हो जाता है। कंप्लीट गुड्स ही यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, लेकिन इन केस वी हैव मनी तो अपनी जरूरत के आधार पर हम उन चीजों को परचेज कर सकते हैं, चाहे हमें कितना भी चाहिए, ठीक है। और क्या कमियां हो सकती है इसमें बताओ? ठीक है, आपके वर्ड्स को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, उसको लिखेंगे बाद में, अभी समझेंगे उसको। आप बोलना चाह रहे हो, ठीक है, समझेंगे इसको। स्पेशलाइजेशन को ये डिनाई करता है, या फिर लेबर डिवीजन को भी डिनाई करता है। आपके शब्दों में इसका आंसर है, लेकिन इसको बाद में समझेंगे, ठीक है। आपका ये पॉइंट लिख लिया, हाँ। और क्या हो सकता है बार्टर सिस्टम में? क्या जैसे मनी को हम बैंक में स्टोर कर सकते हैं, जैसे मनी को हम बैंक में घरों में स्टोर कर सकते हैं, ऐसे ही क्या हम इन गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। दीज आर पेरिशेबल, धीरे धीरे खराब हो जाएंगी। लेकिन मनी पड़ा है तो पड़ा है, उसको चाहे 1 साल बाद यूज करो, चाहे 2 साल बाद यूज करो, जब तक कि मोदी जी आकर के ये ना कहें कि आज से नोट बंद किए जाते हैं, ठीक है, तब तक हम उसे कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन स्टोर दी मनी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, ठीक है ना। मनी को स्टोर किया जा सकता है, इन गुड्स को स्टोर करके नहीं रख सकता कि मुझे आज जरूरत नहीं है, हो सकता है 2 साल के बाद जरूरत हो, तब मुझे दोबारा से अगर मैं उस गुड्स को लेकर के जाऊंगा तो पता चले गुड्स सब खराब हो चुके हैं जो हमारे पास स्टोर्ड है, ठीक है। तो इट डज नॉट प्रमोट या फिर इट इज नॉट ए इफेक्टिव स्टोर ऑफ वैल्यू। क्लियर है? और क्या हो सकती है कमी इसमें? और क्या कमी हो सकती है? क्या इसी चीज के ऊपर जो मैंने बोला कि दीज आर पेरिशेबल, फ्यूचर पेमेंट्स के लिए मैं इसको यूज कर सकता हूं? नहीं कर सकता, ठीक है। तो
चेक भी यूज नहीं कर सकते, फ्यूचर डेफर्ड पेमेंट जिसको हम कहेंगे, तो इसको एज फ्यूचर पेमेंट भी यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये इसको एज फ्यूचर पेमेंट भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? बोरो भी नहीं कर सकते। वो डेफर्ड पेमेंट पे हम आएंगे कि ये डेफर्ड पेमेंट को अलाउ नहीं करता है। डेफर्ड पेमेंट क्या होता है इसको समझेंगे। डेफर्ड पेमेंट अलाउ नहीं करता। डेफर्ड क्या होता है? ईएमआई जिसको हम कहते हैं कि टुकड़ों में हम उसको दे दें, ठीक है ना, एक साथ बल्क में ले ले फिर टुकड़ों में उसको देते रहे, दैट इज ईएमआई, उसको डेफर्ड पेमेंट बोलते हैं। डिलेड पेमेंट जिसको हम कह सकते हैं, दैट इज फ्यूचर पेमेंट, वो दोनों एक ही चीज आते हैं। क्लियर है? अब हम इसके ऊपर आते हैं। बार्टर सिस्टम स्पेशलाइजेशन को भी प्रमोट नहीं करता है, यानी किसी भी इकोनॉमी में स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकता जब तक बार्टर सिस्टम है, और स्पेशलाइजेशन के बिना प्रोडक्शन को ज्यादा लेवल तक नहीं बढ़ाया जा सकता, उसमें टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट नहीं किए जा सकते, तो स्पेशलाइजेशन तो जरूरी है। अब क्वेश्चन आता है बार्टर सिस्टम की वजह से स्पेशलाइजेशन क्यों पॉसिबल नहीं है? बताओ। इनोवेशंस वही क्यों नहीं हो सकती? व्हाई द इनोवेशंस आर नॉट पॉसिबल? क्योंकि सर ट्रांजैक्शन मुश्किल हो जाती है इसमें करनी। ट्रांजैक्शन देखो, इसको सीधा समझें कि मान लो किसी एक पर्सन के पास इतना एरिया है लैंड का, अब उसे इसी एरिया के ऊपर स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज, इसी एरिया के ऊपर डिसाइड करना है कि उसे अपनी जरूरत के लिए वीट को प्रोड्यूस करना है, राइस को प्रोड्यूस करना है, फ्रूट्स को प्रोड्यूस करना है, वेजिटेबल को प्रोड्यूस करना है। उसको डिसीजन लेना पड़ेगा, एक जगह पे सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, ठीक है, लेकिन इसको जो चीजें चाहिए जब वो लेने जाएगा तब उससे डिमांड अलग अलग चीज की जाएगी कि तुम्हारे पास व्हीट है कि नहीं है, तुम्हारे पास राइस है कि नहीं है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स पे जाओ। तो ऐसे में इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू प्रोड्यूस एवरीथिंग। जो दूसरे लोगों को चाहिए वो कुछ एक या दो चीजें प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन बार्टर सिस्टम में ये मजबूर करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करे, किसी एक के ऊपर रिलाई ना करे, क्योंकि एक के ऊपर रिलाई किया तो क्या होगा, उसको वो चीजें नहीं मिल पाएंगी जो उसे चाहिए, ढूंढना पड़ेगा कि वीट सिर्फ किसको चाहिए, तो ऐसे पर्सन मिलना बड़ा कम हो जाएगा। तो ऐसे में ये बार्टर सिस्टम मजबूर करता है किसी पर्सन को कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने फार्मलैंड में प्रोड्यूस करे, ज्यादा से ज्यादा चीजें उगाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, जहां से वो उन चीजों को पा सके जो उसको चाहिए, ठीक है ना। अपनी वांट्स को और नीड्स को पूरा करने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। अब ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी तो एक में स्पेशलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। स्पेशलाइजेशन के लिए हमें चाहिए कि वो एक ही काम करे, इधर इफ ही इज मेकिंग बूट्स या शूज तो वो शूज ही बनाए, वहां स्पेशलाइजेशन हो। अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है तो सिर्फ इसी काम को करे, यहाँ स्पेशलाइजेशन हो। ये स्पेशलाइजेशन क्या बनाती है? प्रोडक्शन को फास्टर बनाती है, बेटर बनाती है, सरप्लस बनाती है। और बिना स्पेशलाइजेशन के प्रोडक्शन को फास्ट कर पाना या सरप्लस की तरफ जा पाना वो मुश्किल हो जाएगा, तो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी। इकोनॉमी के ग्रो करने के लिए भी जरूरी है कि हम बार्टर सिस्टम को हटाएं और मनी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें। क्लियर है? और सेम चीज अगर हम इसको डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो डिवीजन ऑफ लेबर को भी प्रमोट नहीं करता है। डिवीजन ऑफ लेबर को क्यों नहीं प्रमोट करता है? डिवीजन ऑफ लेबर क्या होगा? जब स्पेशलाइजेशन होगा तो स्पेशलाइजेशन के साथ डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि एक पर्सन को बोला जाए तुम सिर्फ ये काम करो, दूसरे पर्सन को बोला जाए तुम सिर्फ ये काम करो। दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर विच इज नॉट पॉसिबल इन बार्टर सिस्टम, क्योंकि हर एक पर्सन को मल्टीपल चीजें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। क्लियर है? तो ये भी इसमें कमी है कि डज नॉट एनकरेज द स्पेशलाइजेशन और द डिवीजन ऑफ लेबर। क्लियर है? तो इन सब कमियों को पूरा करने के लिए हमने रास्ता ढूंढा कि हम एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं जिसे हम मनी बोलेंगे। जिसे हम क्या बोलेंगे? मनी बोलेंगे। ठीक है, तो मनी के बारे में लिख लो कि मनी के फंक्शंस क्या है, ताकि हम समझ पाए कि मनी क्यों जरूरी है। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ मनी।
फंक्शंस ऑफ जब हम फंक्शंस की बात करेंगे तो कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जो प्राइमरी होंगे और कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जो मतलब सबके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसका ये यूज भी कर सकते हैं, तो सेकेंडरी फंक्शंस। ठीक है, लेकिन कुछ फंक्शंस तो ऐसे हैं जो बहुत प्राइमरी हैं, जो इसका जिस बेसिस पे हमने इसको बनाया, ठीक है, तो उससे हमें समझ में आएगा कि मनी जरूरी क्यों है। बार्टर सिस्टम से हमें समझ में आया कि उसमें बहुत सारी कमियां थी, वो इकोनॉमी को हैम्पर कर रहा था, इकोनॉमी को ग्रो नहीं होने दे रहा था, इस वजह से मनी जरूरी है। तो ऐसे में हमें कुछ चीजें ऐसी मिनिमम होनी चाहिए जिसको हम मनी कह सकें। तो वो फंक्शंस क्या हैं जिससे कि हम किसी को मनी कहें या जिसको हमें मनी बनाना, उसमें वो चीजें मौजूद होनी चाहिए। क्या हो सकती है? प्राइमरी फंक्शंस दो ही हैं बेसिकली, बताओ। एग्जैक्टली सबसे पहला और बेसिक इसमें कमी क्या थी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स चाहिए। तो पहला एग्जैक्टली फर्स्ट इज क्या बताया अभी? ये दो इसके प्राइमरी फंक्शन है मनी के। पहला कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है, और दूसरा कि उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, पेरिशेबल गुड्स हो या कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब जरूरत हो तब खरीदेंगे। ठीक है, तो दिस कैन बी स्टोर्ड आल्सो। तो दीज आर दी प्राइमरी फंक्शंस। कभी भी प्राइमरी फंक्शन पूछा जाए तो दो ही फंक्शन होते हैं, ठीक है, बट देयर आर अदर सेकेंडरी फंक्शंस आल्सो। सॉरी, स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं, मेजर ऑफ वैल्यू। स्टोर सब नहीं कर सकते ना, स्टोर सिर्फ वो कर सकता है जिसके पास सरप्लस है। स्टोर कौन कर सकता है? वो है सरप्लस। तो स्टोर ऑफ वैल्यू सबके काम का नहीं है। तो बेसिक फंक्शन क्या है कि वो एक कॉमन मीडियम देना चाहिए जिससे हम चीजों को मेजर कर सकें। हमें ये सोचने की जरूरत ना पड़े कि एक पेयर ऑफ शूज के लिए मुझे 1 किलो राइस देने हैं कि 2 किलो वीट देने हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं वैल्यूज को इजीली, कि एक पेयर ऑफ शूज की क्या वैल्यू है, तो उसके आधार पर उतनी मनी हम उसको दे दें, सिंपल। तो ये क्या करता है? मेजर ऑफ वैल्यू देता है। क्लियर है? ये इसके प्राइमरी फंक्शंस है। सेकेंडरी फंक्शन है इसका स्टोर ऑफ वैल्यू। कि बच जाए तो हम जमा भी कर लेंगे, जो पॉसिबल नहीं था इन दी बार्टर सिस्टम, कि कुछ चीज बच जाए तो उसे जमा करके रख सकें। क्या पॉसिबल था उसमें? यहां पर ये पॉसिबल है, यहां पर ये पॉसिबल है, हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो दिस इज सेकेंडरी फंक्शन। क्यों सेकेंडरी है? क्योंकि सब नहीं करेंगे इसको, जो सब करेंगे वो प्राइमरी है। ठीक है, और क्या हो सकता है? ट्रांजैक्शंस इजी, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर कर पाना मनी को बड़ा इजी हो गया है। डेफर्ड पेमेंट, ये भी हमारा हो जाएगा सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, डेफर्ड पेमेंट। तो ये 3 सेकेंडरी फंक्शन है इसके। क्लियर है? क्या क्या फंक्शन है? पहला, जो हमारी उसमें कमी थी कि कॉमन मेजर नहीं मिल रहा था, वो मिल गया है। ठीक है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं मिल रहा था, वो मिल गया है। ठीक है, मनी ने कमियां पूरी की हैं, इसी वजह से मनी को डेवलप किया गया है। इसकी वजह से कुछ एडिशनल इसके बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं। वो एडिशनल बेनिफिट क्या है? हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं, वी कैन स्टोर दी मनी, वो खराब नहीं होगा, पेरिशेबल नहीं है। उसके बाद वी कैन ट्रांसफर दी वैल्यू। जैसे एग्जांपल है, पुराने टाइम पे जब सामान लेकर जाते थे तो उस टाइम पे सिक्योरिटी का ही बड़ा खतरा रहता था। उस टाइम पे जाते जाते, क्योंकि फॉरेस्ट के रास्तों से जाना होता था, रास्ते में रॉबर्स बहुत सारे होते थे, और उस टाइम पे वो सामान को वहीं लूट लेते थे। अब वहां पर मनी है जो नहीं दिखाई देता, जिसको कहीं भी छुपाया जा सकता है, इसको लेकर के जा रहे हैं तो इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया। दूर से चोर भी देख करके इसके पास कुछ नहीं, इसको जाने दो, तुम्हारा सिक्योरिटी रिस्क भी कम हो रहे थे। और यहाँ पर उसी चीज को और इजी किया है, मतलब उसी को ट्रांसफर ऑफ वैल्यू को इजी किया है कि उसको आसानी से ले जाया जा सकता है या दूसरे के पास ट्रांसफर किया जा सकता है। आज के टाइम पे तो ट्रांसफर करने के देयर आर मल्टीपल
मतलब वेज, जैसे डिजिटली हम कर देते हैं, यूपीआई से कर देते हैं, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, आरटीजीएस, एनईएफटी, देयर आर मल्टीपल वेज। ठीक है, पुराने टाइम पे खुद लेकर के जाना पड़ता था या फिर कबूतर के हाथ भिजवाना पड़ता था ना पुराने टाइम पे। लेकिन कबूतर जो है 1 किलो गेहूं नहीं ले जा सकता, लेकिन एक पीस ऑफ पेपर ले जा सकता है। क्लियर है? वो पीस ऑफ पेपर कैसे डेवलप हुआ उसके ऊपर बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। मेजर ऑफ वैल्यू है, जैसे आई हैव 3 कमोडिटीज, मान लो 1 एप्पल, 1 ऑरेंज, 1 बनाना। ये 3 अलग अलग कमोडिटीज मेरे पास हैं। ठीक है, क्लियर है? या मान लो इनमें से कोई एक है और मुझे 2 चाहिए, या 2 हैं 1 चाहिए, कोई भी एक चाहिए, तो मुझे कितने एप्पल के बदले में कितने बनाना मिल सकते हैं, या फिर कितने ऑरेंज के बदले में कितने बनाना मिल सकते हैं, या फिर कितने एप्पल के बदले में कितने ऑरेंज मिल सकते हैं। इसको आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जब हम कहीं ना कहीं इसके साथ कोई वैल्यू फिक्स कर देते हैं, इसको मेजर करने के लिए मैंने बोल दिया कि मान लो एप्पल इज 100 रुपीज पर केजी, ऑरेंज इज 50 रुपीज पर केजी, दिस इज 10 रुपीज पर पीस। डजन के हिसाब से आता है ना, केजी में भी मिलता है, पता है बनाना केजी में भी मिलता है। ठीक है, किलो के भाव में अगर आप देखोगे रिलायंस फ्रेश में जाओ तो वहां केजी के हिसाब से मिलता है। ठीक है, देन उसके अलावा साउथ में चले जाओ या फिर नॉर्थ इंडिया को छोड़कर कहीं भी चले जाओ, पूरे इंडिया में केजी के हिसाब से मिलता है, डजन के हिसाब से नॉर्थ इंडिया में चलता है। ठीक है, तो ये 10 रुपीज पर पीस। अब मुझे एक वैल्यू मैंने फिक्स कर दी, अब इसको एक्सचेंज कर पाना बड़ा आसान है। अब अगर मैं एप्पल को लेने जाऊं तो मुझे पता है मुझे कितना चाहिए, 100 रुपीज चाहिए। ठीक है, अगर मुझे ऑरेंज लेने जाना है तो मुझे 50 रुपीज चाहिए। फिक्स हो गया वो चीजें। अब जब इनको आपस में एक्सचेंज कर रहे थे, जब वैल्यू फिक्स नहीं थी, तब उस टाइम पे वो एक्सचेंज जो है बड़ा डिफिकल्ट था। उस टाइम पे कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। ठीक है ना, कॉमन ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे हम चीजों को मेजर कर पाए। तो आपस में 2 चीजों को कंपेयर कर पाना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो कंपैरिजन वाज डिफिकल्ट। तो कंपैरिजन को इजी बनाने के लिए वी नीड अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। वो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू कौन, क्या चीज आई? रुपीज या फिर मनी। उस मनी के टर्म्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं कि अगर हम इसको देखें तो मुझे पता लग गया कि अगर मैंने यहाँ 100 लिखा है, यहाँ 50 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, अब मुझे इसका मेजर मिल गया। मुझे पता लग गया कि 2 ऑरेंज ले जाने पड़ेंगे एक एप्पल लाने के लिए। मुझे पता लग गया 2 ऑरेंज ले जाने पड़ेंगे एक एप्पल लाने के लिए, क्योंकि इसका प्राइस इतना, इसका प्राइस इतना। तो प्राइस के आधार पर मैं दोनों चीजों को आसानी से कंपेयर कर पा रहा हूं। तो वी फाइंड है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, जिससे हम चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। अब हम आसानी से बता सकते हैं ये चीज महंगी है, ये चीज सस्ती है। वो बताए कैसे? हम बताने के लिए वी नीड अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, अदरवाइज कंपैरिजन इज नॉट इजी। हो सकता है छोटी चीज भी बहुत सारी चीजें ले आए, छोटा सा सोना, a small piece of gold can purchase a bulk of commodities। ठीक है, whereas a 1 kg of cotton जो इतने सारे उसमें आती है, उससे हम थोड़े से भी गेहूं नहीं ला पा रहे। तो साइज के आधार पर तो मेजर कर पाना बड़ा मुश्किल है। साइज के आधार पर वी कैन नॉट मेजर थिंग्स। तो मेजर करने के लिए हमें कोई कॉमन चीज ऐसी चाहिए होगी जिससे हम बता सकें कि ये चीज महंगी है, ये चीज सस्ती है, ये इतने में आएगी, ये इतने में आएगी। तो हमें कंपैरिजन करने के लिए, कंपेयर करने के लिए कुछ एक कॉमन चीज चाहिए, दैट इज मेजर ऑफ वैल्यू। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फंक्शन है मनी का। तो इस मनी के फंक्शन को पूरा करने के लिए हमने बनाया क्या? तो हमने शुरुआत में हमने बोला कि हम बार्टर सिस्टम से चल रहे हैं, लेकिन हमें जरूरत पड़ी मनी की। तो मनी बनाए किसको, या कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू बनाए किसको? तो हमने सबसे पहले कमोडिटीज को मनी बनाना शुरू किया। तो हम पहुंचे कमोडिटी मनी पे। हम आज जो नोट यूज कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट यूज कर रहे हैं, वो शुरुआत से डिजिटल पेमेंट नहीं थी, शुरुआत से नोट्स नहीं थे। तो मनी कुछ और था पहले। बार्टर सिस्टम से हम कहां डेवलप हुए? इनटू द कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी क्या है कि हमने कमोडिटीज को ही मनी बना लिया। जैसे एग्जांपल लें, हमने
छोटे छोटे वो समुद्र किनारे क्या मिलते हैं, सीपियां बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं उसे? सीशेल्स हो गए, हाँ सीशेल्स हो गए, और क्या बोलते हैं, एक और नाम है उसके लिए, पर्ल्स। पर्ल्स का जो कवर होता है, कवरिंग को क्या बोलेंगे? कुछ और नाम भी है उसके लिए। हाँ सीप तो बोल रहे हैं उसके लिए, शेल्स कह लो, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है शेल्स हो गया, नहीं शेल्स भी बोलते हैं उसको, शेल्स भी बोला जाता है, शेल्स भी उन्हीं को जो बचे हुए जो होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। देन उसके अलावा आयरन नेल्स हो गए, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, हमने उसको बना लिया कि हम लोहे के बदले में चीजों को खरीदेंगे, तो कॉमन मेजर ऑफ बना कि नहीं बना? कॉमन मेजर ऑफ मनी बन गया। हमने एक्सचेंज करने के लिए कोई एक चीज ढूंढ ली कि इस लोहे को तो कोई भी खरीदेगा क्योंकि इसको हमने मनी का दर्जा दे दिया है। उसी टाइम पे हमने छोटे छोटे गोल्ड के जो टुकड़े थे उसको भी यहां पर कॉमन मेजर ऑफ मनी बना लिया, ठीक है। छोटे छोटे जो गोल्ड के टुकड़े थे इसको भी क्या बनाया, जैसे अफ्रीका में जाओ या इंडिया के साउथ में जाओ तो हमने जो कॉफी बीन्स थी इसको भी कमोडिटी मनी बनाया हुआ था, ये भी मनी के रूप में यूज कर रहे थे कि कोई भी यहां पर कुछ भी खरीदने आएगा तो कॉफी बीन्स के बदले में हम उनको चीजें देंगे। इनके साथ फिर से वही प्रॉब्लम थी कमोडिटी मनी के साथ। पहली चीज, ज्यादातर चीजें इसमें से पेरिशेबल हैं, ज्यादातर चीजें क्या हैं, पेरिशेबल हैं, हेंस वी कैन नॉट स्टोर देम, इसीलिए हम उसे स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या इशू आया इसमें, फिर से वांट्स, मैं बेचने गया, मुझे आयरन नेल्स नहीं चाहिए, मुझे आयरन नेल्स नहीं चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे घर के पास बहुत लोहे की खाने हैं तो मैं आयरन नेल्स वहां से बना सकता हूं, तो मैं किसी और से क्यों आयरन नेल्स लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था कि कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये बन सके, क्योंकि ये सभी की वांट्स को पूरा नहीं कर रहा है, ये सभी की वांट्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। तो इसके साथ भी देयर वर वेरियस लिमिटेशंस, ठीक है। लिमिटेशंस हैं तो हमें फिर से इस मनी को डेवलप करना पड़ेगा, हम इस पे नहीं रुक सकते। तो हमने इससे आगे बढ़ के आगे बनाए मेटेलिक मनी, जिसको हमने कॉइन्स के रूप में डेवलप करना स्टार्ट किया। इससे आगे बढ़ के क्या बनाया हमने, मेटेलिक मनी, कॉइन्स के रूप में, जो पेरिशेबल नहीं थे, जो पेरिशेबल नहीं थे, जिसको सबको चाहिए, सब गोल्ड कॉइन लेना चाह रहे हैं अपने घरों में, क्योंकि गोल्ड इजीली अवेलेबल नहीं है, सिल्वर इजीली अवेलेबल नहीं है। कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास घर के पास में खान है, इसको निकालना भी मुश्किल है, ढूंढना भी मुश्किल है, तो लिमिटेड है। तो मनी ऐसी होनी चाहिए जो लिमिटेड हो, सबके पास ना हो, ताकि वो सबकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। क्लियर है? तो हमने क्या बनाया, मेटेलिक मनी बनाया, और मेटेलिक मनी में क्या बनाया, कॉइन्स बनाया। अब कॉइन्स जब बनाया, कॉइन्स होते हैं दो टाइप के, कॉइन जो है वो कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के, एक जिसको हम बोलते हैं फुल बॉडीड कॉइन, एक जिसको हम बोलते हैं टोकन कॉइन। एक जिसको हम बोलेंगे फुल बॉडीड कॉइन और जिसको बोलेंगे टोकन कॉइन। डिफरेंस बताएगा कोई, फुल बॉडीड एंड टोकन में? डिस्कस करते हैं इसको पहले। एक कॉइन विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, ठीक है, एक कॉइन जो किससे बना है, गोल्ड। वहीं पर उसी राजा के द्वारा एक और कॉइन इशू किया गया जो बना है सिल्वर से। उसी राजा के द्वारा दूसरा कॉइन जो इशू किया गया वो किससे बना है, सिल्वर से बना है। इन दोनों में से महंगी चीज कौन सी है, लेकिन दोनों कॉइन का ही काम कर रही हैं और सेम चीजों को परचेज करने का काम कर रही है। कई राजा सिर्फ गोल्ड कॉइन इशू कर रहे हैं, कई राजा सिर्फ सिल्वर कॉइन, पैसे का ही काम कर रही है और उतनी ही परचेज का काम कर रही है।
उतनी परचेज का काम कर रही है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कौन सा कॉइन किस वैल्यू का होना चाहिए? इसके साथ एक और वर्ड जो हमें पता होना चाहिए ताकि हम इसको समझ पाए, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। इस वर्ड को लिख लो, इंट्रिंसिक वैल्यू। इसको समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ द मेटल विद इन द कॉइन। द वैल्यू ऑफ द मेटल विद इन द कॉइन, वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो उसकी खुद की वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं इस पे लिख दूं एक, इस पे भी लिख दूं एक, कि ये भी 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया है, तो ये जो एक मैंने लिखा है, दिस इज नोन एज फेस वैल्यू। ये जो फेस के ऊपर मैंने लिखा है, इसको हम क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू बोलेंगे। क्लियर है? ये बात समझ में आई? इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है? तो अगर एक राजा के द्वारा 1 रुपए का कॉइन इशू किया गया जो गोल्ड कॉइन था, और दूसरे राजा के द्वारा जो उसके बाद में आया उसने सिल्वर कॉइन इशू किया, वो भी 1 रुपए का है, लेकिन एक्चुअल में देखें तो इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी। अब क्योंकि राजा के द्वारा इशू किया गया, कोई मना भी नहीं कर सकता कि इसकी कम वैल्यू, आप 1 रुपए में ये सस्ता कॉइन क्यों दे रहे हो, कोई नहीं बोल सकता ना राजा को। ठीक है, लेकिन पुराने टाइम पे चलता था। क्यों चलता था? जब इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाती थी, आप पढ़ोगे हिस्ट्री में इस चीज को, कि जब इकोनॉमीज हमारी बहुत बेटर हुई हैं, तब हमने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया है। जब किसी भी राज्य की, किसी भी स्टेट की इकोनॉमी वो डिक्लाइन की तरफ गई है, तो वहां पर उन्होंने इस कॉइन में जो मेटल है उसकी क्वालिटी को डिक्लाइन किया है। वो सिल्वर की तरफ चले गए हैं, ब्रॉन्ज की तरफ चले गए हैं, कॉपर की तरफ चले गए हैं। ये जो सिल्वर कॉइन है, गोल्ड कॉइन है, इकोनॉमी को दर्शा रहा है। इकोनॉमी बेटर है तो बेटर वैल्यू के कॉइन दे दिए, इकोनॉमी बेटर नहीं है तो खराब वैल्यू के कॉइन दे दिए। लेकिन इससे कमी होती थी, इसमें एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि एक राजा के द्वारा जब गोल्ड कॉइन इशू किए गए और दूसरे राजा के द्वारा सिल्वर कॉइन इशू किए गए, तब जब मार्केट में ये सिल्वर कॉइन आएंगे तो लोग कभी भी इसको ट्रांजैक्शन करने नहीं आएंगे, इसको दबा के बैठे रहेंगे। उसको पता है गोल्ड की वैल्यू ज्यादा है, इसको मार्केट में सेल परचेज के लिए निकालेंगे नहीं, क्योंकि वैल्यू इस पे भी 1 ही रुपया लिखा है, इस पे भी 1 रुपया लिखा है, तो इस 1 रुपए के गोल्ड कॉइन को संभाल के रख लेंगे। उनको पता है कि गोल्ड की वैल्यू ज्यादा है, तो ये कभी भी ट्रांजैक्शन में आ ही नहीं पाएंगे, और ट्रांजैक्शन में नहीं आ पाएंगे तो हमारी इकोनॉमी ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए सभी कॉइन्स को उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर बनाना मजबूरी हो जाएगा, ताकि इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा ना हो। ये बात समझ में आ गई? तो वो कॉइन्स, अब इसको समझना, वो कॉइन्स जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो उनकी फेस वैल्यू से, वो कॉइन जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो उनकी फेस वैल्यू से, उनको बोलते हैं फुल बॉडीड कॉइन। उनको हम क्या बोलेंगे? फुल बॉडीड कॉइन। क्लियर है? फेस पे इस पे भी 1 रुपया लिखा था, इस पे भी 1 रुपया लिखा था, लेकिन ये गोल्ड कॉइन था, ये सिल्वर कॉइन था। अब सिल्वर कॉइन, अब चाहे इसको भी एग्जांपल ले, आज के हिसाब से एग्जांपल लेकर के चलते हैं, आज के टाइम पे तो ये भी फुल बॉडीड कॉइन कहलाएगा, क्योंकि 1 रुपए का सिल्वर कॉइन मार्केट में बेचने जाओ तो हो सकता है 1000 रुपए में बिकेगा, बिकेगा ना, उसके मेटल की वैल्यू ज्यादा है, उसके मेटल की वैल्यू ज्यादा है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है फेस वैल्यू से। अभी कुछ टाइम पहले ये होता था इंडिया में। जैसे अब अगर आपने पुराना 5 रुपए का सिक्का देखा हो, जो बहुत मोटा सा आता था, देखा है, बहुत भारी होता था, हम 5 रुपए का सिक्का इशू करते थे। उस 5 रुपए के सिक्के को बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर रहे थे लोग, इलीगली स्मगल कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? उस 5 रुपए के सिक्के को पिघला करके उससे वो मल्टीपल ब्लेड्स बना रहे थे, यानी उसके मेटल की वैल्यू ज्यादा थी, और उस ब्लेड को वो 50 रुपए में बेच रहे थे जितने उन्होंने ब्लेड बनाए। तो 5 रुपए के सिक्के से 50 रुपए का आइटम बन सकता है, यानी उसके मेटल की वैल्यू ज्यादा थी, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा थी देन द फेस वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो तब उस टाइम पे लोग उस सिक्के को यूज करना नहीं चाहते, उसको इकोनॉमी से बाहर रखेंगे, जेब में दबा करके रखेंगे। उनको पता है कि इसकी इंट्रिंसिक, उसके मेटल की वैल्यू ज्यादा है इसकी फेस वैल्यू से, इसको बाद में कभी भी यूज कर लेंगे, तो वो इकोनॉमी के लिए खराब होता है।
ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे कॉइन इशू करने पड़ेंगे जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा हो इंट्रिंसिक वैल्यू से, जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा हो इंट्रिंसिक वैल्यू से। जैसे आज के टाइम पे अगर आप देखोगे 1 रुपए का सिक्का भी छोटा कर दिया, जो पहले 1 आता था वैसा 5 कर दिया, यानी साइज रिड्यूस कर दिया है। अब उसको चाह करके भी अगर कोई पिघला करके ब्लेड बनाना चाहे, उसे पता है कि पिघला करके ब्लेड बनाने में ज्यादा कॉस्ट लग जाएगी, उस मेटल के भी पैसे पूरे नहीं हो पाएंगे। तो अब जब वो फेस वैल्यू ज्यादा हो गई है, फेस वैल्यू जब ज्यादा हो गई है, देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, उसको हम टोकन कॉइन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, टोकन कॉइन। और जहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू, उसको हम फुल बॉडीड कॉइन बोलते हैं। क्लियर है? इसी के साथ एक और वर्ड समझ लो, धीरे धीरे सेम वैल्यू ऑफ कॉइन में इसके मेटल की क्वालिटी को डिक्रीज करना। हमने बोला ये भी 1 रुपए का कॉइन है, ये भी 1 रुपए का कॉइन है, लेकिन ये गोल्ड का है, सिल्वर का है। उसके बाद हम बना देते हैं कॉपर का। क्या बनाया, कॉपर का कॉइन, और ये भी 1 रुपए का है, ये भी 1 रुपए का, फेस वैल्यू तो 1 रुपीज है। तो ऐसे में मैंने यहां से यहां तक आते आते क्या किया है, इनके मेटल्स की क्वालिटी को डिक्रीज कर दिया। पहले गोल्ड का बना रहा था, फिर सिल्वर का बना रहा था, फिर कॉपर का बना रहा था। तो इस टाइप से मेटल की क्वालिटी को डिक्रीज कर देना किसी भी कॉइन में, इसको हम डीबेसमेंट के नाम से जानते हैं। डीबेसमेंट, ठीक है, लोवरिंग द क्वालिटी ऑफ द मेटल्स विद इन द कॉइन इज नोन एज डीबेसमेंट। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? हाँ सर, मनी किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, किस ईयर में इशू हुआ था कि अब से ये होगा? अलग अलग टाइम पीरियड है। कॉइन का अगर आप पढ़ोगे तो हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, पहले जो कॉइन इंडिया में दिखाई देते हैं वो हमें दिखाई देते हैं महाजनपद पीरियड से, ठीक है, अराउंड 6th सेंचुरी बीसीई। 6th सेंचुरी बीसी का मतलब है 600 बीसी, यानी 600 बीसी का भी मतलब अगर हम समझे तो आज से अगर हम देखें तो 2600 साल पहले। आज से कितने साल पहले? 2600 साल पहले, ठीक है, जो पढ़ोगे आप हिस्ट्री में। तो वहां पर हमने पहले कॉइन्स इशू किए थे इंडिया में, जो पहले हैं, बाकी कहीं पर कहीं हुए होंगे, हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में फर्स्ट कॉइन के जो एविडेंसेस मिलते हैं हमें यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। उस टाइम पे उसको पाना बोला जाता था, कर्ष पाना, ठीक है। वो बने होते थे कॉपर और ब्रॉन्ज के, गोल्ड नहीं थे। गोल्ड आए हैं 1st सेंचुरी बीसी में, आज से 2100 साल पहले गोल्ड कॉइन आए हैं। कुशान्स आए थे इंडिया के ऊपर रूल करने के लिए, कुशान्स के द्वारा वो लाए गए थे, ठीक है। उसके बाद फिर सिल्वर कॉइन, फिर से, और गोल्ड कॉइन गुप्ताज के द्वारा भी इशू किए गए, इंडो ग्रीक्स के द्वारा आए गए हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन जो आप पढ़ोगे अलग अलग टाइम पे विद इन द हिस्ट्री। क्लियर है? हमारे जो पहले कॉइन्स हैं वो कब आते हुए दिखाई देंगे? अभी बताया मैंने, महाजनपद पीरियड 600 बीसी, आज से 2600 साल पहले, जिसको हम किस नाम से जानते थे? पाना या फिर कर्ष पाना नाम से। वो कॉइन क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि कमोडिटी मनी काम नहीं कर रही थी। कॉइन क्यों बनाना पड़ा? मेटेलिक मनी क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि हमारी जो कमोडिटी मनी है वो काम नहीं कर रही है, इस वजह से इसको बनाना पड़ा। तो हमने बनाया मेटेलिक मनी। लेकिन मेटेलिक मनी के साथ एक इशू है, मेटल बहुत सारा चाहिए, मेटल बहुत सारा चाहिए। यहां पे भी फिर वही ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसको बनाने में आने वाली कॉस्ट, ठीक है। तो ये सारी कॉस्ट किसी भी इकोनॉमी में बहुत मैटर करती है, क्योंकि एक स्केल पे नहीं, हमें लार्ज स्केल में इन चीजों को बनाना पड़ता है, तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो इसको और ईज करने के लिए हम यहां से शिफ्ट हुए इनटू दी पेपर मनी। यहां से हम कहां शिफ्ट होंगे? पेपर मनी। पेपर मनी का एक एग्जांपल मिलता है एंशिएंट टाइम से, ठीक है। पेपर मनी का क्या एग्जांपल मिलता है कि किसी एक पर्सन को ए सिटी से बी सिटी में कोई ट्रांजैक्शन करना था या कमोडिटीज को वहां पर ट्रांसफर करना है। तो ऐसे में बार्टर सिस्टम में क्या होगा कि यहां से वो सामान यहां लेकर के जाए और यहां से सामान यहां लेकर के आए। बीच में फॉरेस्ट एरियाज आते हैं, बीच में क्या आएंगे? फॉरेस्ट एरियाज आएंगे। तो ऐसे में कोई एक सेठ उस टाइम पे रहा, उसके दिमाग में एक नया आइडिया है
बोले काम करते हैं, रॉबर्ट से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम इस पर्सन को बोलते हैं तुम्हें सामान यहां भेजना है ना, तुम एक काम करो इस सामान को मुझे दे दो और मैं इसके बदले में तुम्हें एक स्लिप लिख के दूंगा और उस स्लिप पे लिख के दे दूंगा कि ये सामान मेरे पास पहुंच गया है। इस स्लिप को तुम यहां जाकर के, यहां मेरा भाई बैठा है उसके पास पहुंचा देना और वहां जो तुम्हें चाहिए वो दे देगा। यहां से हमारा पेपर मनी स्टार्ट हुआ, यहां से आइडिया स्टार्ट होता है किस तरीके से हम पेपर को यूज कर सकते हैं ट्रांजैक्शन के बीच में। हम किसको यूज कर सकते हैं? पेपर को यूज कर सकते हैं और वहीं से पेपर मनी का बनने की शुरुआत हमें दिखाई देगी। शुरुआत में दिस वाज नोन एज द हुंडी। एंशिएंट टाइम्स में पूछा जाता है कि हुंडी का मतलब क्या था। हुंडी कुछ नहीं था, ये पेपर मनी था। ये ट्रांजैक्शन के लिए जो रिसीट थी वो थी हुंडी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है हुंडी क्या है। तो ये भी हमारी इनिशियली आपको पेपर मनी दिखाई देगी। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? किस चीज का? पेपर मनी को। पेपर मनी में सिंपल सा है कि एक पर्सन है, उसको यहां से यहां सामान कॉस्ट मतलब पहुंचाना है, ए सिटी से बी सिटी में। बीच में फॉरेस्ट एरिया है जहां बहुत सारे रॉबर्स हैं, उसको सामान दिखते हैं, उन्हें लूटने की आदत है। तो ऐसे में वहां पर जो सेठ है, वहां पर जो पहले टाइम पे जो मतलब जो गिल्ड्स को बाद में समझोगे, जो ट्रेडर्स होते थे, उन ट्रेडर्स की ऑर्गेनाइजेशन होती थी। ट्रेडर्स की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हेड होता था, उसको सेठ बोलते थे। उसको हम क्या बोलते थे? सेठ बोलते थे। श्रेणीज भी पढ़ते, आप उसको बाद में पढ़ोगे हिस्ट्रीज में, देयर आर डिफरेंट वर्ड्स टू दैट। ठीक है, वो आप पढ़ोगे। तो ये बेसिकली यहां पर वो पर्सन के दिमाग में आइडिया आया कि आप एक काम करो, सामान मत लेकर के जाओ, इसको तो लूट लेंगे, आपको जो सामान चाहिए दे देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, आप एक काम करो, ये सामान आपको यहां से लाना है, आप सामान मत लेकर के जाओ, ये सामान मुझे ही ट्रांसफर कर दो। इसके बदले में मैं तुम्हें पेपर पे कुछ लिख करके दे दूंगा और ये पेपर को जो लिख करके दूंगा, ये जाकर के आप इसको दे देना जो इसका भाई है। वो समझ जाएगा कि ये सामान मेरे पास आ चुका है और जो तुम्हें चाहिए उससे ले लेना। यानी उसने इस पेपर पे लिख दिया कि ये इतने वैल्यू का पेपर है, यानी इतने वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो उनको समझ में आया, तो बड़ा आसान तरीका है, हम इसी पेपर पे वो वैल्यूज लिखना स्टार्ट कर देते हैं और उसी को ट्रांजैक्शन में लेकर के आना शुरू कर देते हैं और यहीं से पेपर मनी की शुरुआत होगी। ठीक है, उसको हम पुराने टाइम पे हुंडी बोलते थे। क्लियर है? पेपर मनी की स्टार्ट कैसे होगी? अब पेपर मनी को समझना भी इतना आसान नहीं है। पेपर मनी भी दो टाइप का आपको दिखाई देगा, एक फिएट मनी और एक लीगल टेंडर। एक होगा फिएट मनी और दूसरा क्या हो जाएगा? लीगल टेंडर हो जाएगा। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, वो समझ लेते हैं। हम कहां पहुंचे हैं? पेपर मनी पे पहुंचे हैं ना। पेपर मनी में एक मैंने बोला फिएट मनी है और एक बोला लीगल टेंडर है। किसी को एग्जैक्टली याद है 8 नवंबर 2016 को शाम को 8 बजे आकर के पीएम मोदी ने क्या भाषण दिया था? नहीं, उसके लिए कुछ वर्ड यूज किया था, याद है कुछ? The 500 and the 1000 rupee notes will not be legal tender from today. क्या बोला था? Will not be legal tender from today. वो पेपर मनी के बारे में किसी एक टर्म को रेफर करे थे, लीगल टेंडर। ठीक है, कि आज से वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी वो फिएट मनी तो है लेकिन वो लीगल टेंडर नहीं है। अब फिएट मनी और लीगल टेंडर क्या होते हैं? पेपर मनी दोनों चीजें हो सकती है, एक फिएट मनी भी हो सकती है, एक लीगल टेंडर भी हो सकती है। क्लियर है? फिएट मनी क्या होगा? पहली बात तो फिएट मनी के लिए पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो किसी ना किसी फॉर्म में होना चाहिए। जैसे या तो वो फिजिकल फॉर्म में हो, डिजिटल भी आज के टाइम पे अगर हम देखें तो डिजिटल भी हो सकता है, फिजिकल फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर है? कौन से फॉर्म में होना चाहिए? इधर फिजिकल और डिजिटल फॉर्म में, यानी एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्टेंस पहली चीज है, तभी तो उसको हम कुछ बोलेंगे। एग्जिस्टेंस के बिना क्या बोले हम उसके? तो उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। एग्जिस्टेंस होने के बाद दूसरी कंडीशन ये है कि उसका एग्जिस्टेंस किसके द्वारा है वो पता करो। इफ दैट एग्जिस्टेंस
इज ड्यू टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, तभी हम उसे फिएट मनी बोलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं यहां पर एक कागज लिखूं और कागज के ऊपर 100 रुपीज लिखूं और वो सबको देता फिरूं कि ये देखो दिस इज फिएट मनी, ये मनी है, ले लो। कोई नहीं लेगा। सबको पता है कि ये उस देश के गवर्नमेंट के द्वारा या बैंक के द्वारा इशू किया गया नहीं है, क्योंकि चलेगा वही जो उस देश की गवर्नमेंट या फिर बैंक के द्वारा इशू किया गया, वही नोट चल सकता है ना। तो पेपर मनी में भी पेपर मनी की जो सबसे पहली खास बात है वो क्या होनी चाहिए कि वो फिएट मनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिएट मनी होना चाहिए। लेकिन फिएट मनी होने के लिए दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज कि वो फिजिकल या डिजिटल फॉर्म में, यानी एग्जिस्टेंस होना चाहिए। एग्जिस्टेंस किसकी वजह से होना चाहिए? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और दी सेंट्रल बैंक, इनमें से कोई एक बनाना चाहिए। ये बात समझ में आई? कोई डाउट? एग्जाम्पल समझ लिया कि मैंने एक 100 रुपीज नोट बनाया, किसी को देने चले गया, क्या वो फिएट मनी होगा? नहीं होगा। एक डॉलर का जो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उसी के साथ समझ लेंगे इसको। पहला एग्जांपल, मनी क्रिएटेड बाय मी, क्या वो फिएट मनी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। ठीक है। दूसरा, $1 नोट, $1 नोट, क्या ये फिएट मनी है? दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है, फिजिकल फॉर्म में भी है और उसको किसी गवर्नमेंट या बैंक के द्वारा इशू भी किया गया है। क्लियर है? तो दिस इज ए लीगल टेंडर, सॉरी फिएट मनी। लीगल टेंडर पे आया नहीं होगी। तीसरा, क्रिप्टो करेंसी सुना है सबने? सुना है? क्या लीगल टेंडर, सॉरी फिएट मनी है? यस क्यों बोला आपने? गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है ये, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा। मैंने यहाँ क्या लिखा? इंडिया तो लिखा ही नहीं। डॉलर को क्या इंडियन गवर्नमेंट ने इशू किया? फिएट मनी तो ये भी था। आपने यस क्यों बोला? ट्रेडिंग मतलब उसकी वैल्यू भी है, तो फिर हम उस क्रिप्टो करेंसी से अगर हम उसे अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर ले तो हम उसे यूज कर सकते हैं। नॉट एन वैलिड आर्गुमेंट। ब्लॉकचेन सिस्टम को यूज करते हैं उसका। डिजिटल मनी है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, लेकिन दूसरी कंडीशन तो बताओ। वो किसी गवर्नमेंट से एप्लीकेटेड नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया उसको, प्राइवेट पर्सन ने इशू किया हुआ है क्रिप्टो करेंसी को, एक प्राइवेट पर्सन के द्वारा बनाया गया है, तो दैट इज नॉट ए फिएट मनी। कोई बात नहीं, उनको लग रहा है कि वो वैल्यूएबल है। गोल्ड किसने बनाया है? किस सरकार ने बनाया है? क्या गोल्ड फिएट मनी है? एग्जांपल लेते हैं, गोल्ड ट्रेड करते हैं ना लोग, तो गोल्ड फिएट मनी है क्या? तो गोल्ड भी तो नहीं है, इसको भी तो ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड भी तो कर रहे हैं ट्रेड, लेकिन गोल्ड इज नॉट अ फिएट मनी बिकॉज दैट हैज नॉट बीन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द आरबीआई। क्लियर है? कोई डाउट है? तो जब भी चेक करना हो कोई भी चीज फिएट मनी है कि नहीं, आप दो कंडीशन चेक कर लेना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक से भी काम नहीं चलेगा। ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं, तो लीगल टेंडर क्या है? लीगल टेंडर के लिए भी दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली चीज, किसी भी मनी को लीगल टेंडर कहने के लिए वो फिएट मनी होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? कि वो फिएट मनी होना चाहिए। क्लियर है? दूसरी कंडीशन है कि वो मनी लीगली वैलिड होना चाहिए, किसी भी कंट्री में
फॉर ऑल द ट्रांजेक्शंस। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो लीगली वैलिड होना चाहिए सभी ट्रांजैक्शंस के लिए किसी भी एक कंट्री में। कोई डाउट है इसको समझने में? लीगली वैलिड का क्या मतलब है कि उसको मना नहीं कर सकता कोई लेने से। अगर आप ऑटो से आओ, ऑटो का किराया दो, वो मना नहीं करेगा, नहीं 20 का नोट नहीं चलेगा आज से। ही कैन नॉट डिनाई। ठीक है, जिस मनी को लेने से कोई मना नहीं कर सकता, दैट इज लीगली वैलिड। और ये कौन बताएगा किसको मना नहीं करना है? आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट बताएंगी। और इसीलिए मोदी जी ने आकर के क्या बोला था कि आज से 500 और 1000 के नोट लीगली टेंडर नहीं रहेंगे, यानी वो लीगली वैलिड नहीं रहेंगे किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। यानी उसको चाहे तो लोग मना कर सकते हैं एक्सेप्ट करने से। ये बात समझ में आई? कोई डाउट? सर अगर फिर कोई नोट लीगल टेंडर नहीं रहा तो वो फिएट मनी कैसे रहेगा? जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी इसी के ऊपर कवर करते हैं, इसको आगे लेंगे, हमें समझ में आएगी वो चीजें भी। 10 रुपी नोट, 500 रुपी नोट, 500 छोड़ दो, 500 तो नया भी आया हुआ है, 1000 ले लेते हैं, 1000 नया नहीं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, शुरू से चलते हैं। मनी क्रिएटेड बाय मी, अगर वो फिएट मनी नहीं है ये तो हो ही नहीं सकता। सिंपल। $1 नोट फिएट मनी है, लेकिन क्या मैं ऑटो से उतरते हुए ऑटो वाले को $1 दूं, वो लेगा उसे? नहीं लेगा। $1 could be a legally valid transaction in the USA। इंडिया में नहीं है, इंडिया में नहीं है। जब तक हमारी कंट्री उसको नहीं बोल देती दिस इज ए लीगल टेंडर, तब तक नहीं होगा, जब तक उसका एक्सेप्ट ना किया जाए हर एक ट्रांजेक्शन के लिए। तो बेशक से $1 नोट इज ए फिएट मनी इन दी इंडिया, लेकिन वो लीगल टेंडर नहीं होगा इंडिया के अंदर। ये बात समझ में आई? सर तो फिर लीगल टेंडर ये हम पे भी डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे है। फ्लैट मनी नहीं डिपेंड। हाँ, ये हमेशा विद इन ए कंट्री है ना, विद इन ए कंट्री। दिस इज विद इन ए कंट्री, जो मैंने बोला था। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने बोला क्रिप्टो करेंसी, जब वो फिएट मनी ही नहीं है तो लीगल टेंडर कैसे हो गए? पहली कंडीशन तो फिएट मनी होना चाहिए, तो लीगल टेंडर कैसे हो गई? हालांकि देयर आर सर्टेन कंट्रीज जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर घोषित कर दिया। ठीक है, कुछ कंट्रीज हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं ऐसे, ठीक है, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर किया है। लेकिन हम इंडिया के हिसाब से बात कर रहे हैं। इंडिया के हिसाब से ना तो फिएट मनी है ना ही लीगल टेंडर है। क्लियर है? गोल्ड फिएट मनी है तो लीगल टेंडर भी नहीं है, ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन दैट इज नॉट ए लीगल टेंडर। कोई लेने से मना कर सकता है, आप उसको ये नहीं बोलोगे कोर्ट लेकर के चलता हूं, तूने मना कैसे किया। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें 10 रुपी नोट, क्या उसको गवर्नमेंट ने इशू किया है? क्या वो फिजिकल फॉर्म में है? फिएट मनी तो है। क्या हम उसको हर ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं? तो ये लीगल टेंडर भी है। क्लियर है? 1000 रुपी नोट, क्या उसको किसी गवर्नमेंट ने इशू किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने तो इशू किया था, तो फिएट मनी तो था। लेकिन 8 नवंबर 2016 के बाद क्या हम उसको लीगली किसी को दे सकते हैं ट्रांजैक्शन में? तो दैट इज नॉट लीगल टेंडर। क्रिप्टो करेंसी वाला आपने कहा कुछ कंट्रीज ने कह दिया था, लेकिन उन्होंने इशू नहीं किया था, तो इसलिए हम उसे फिएट नहीं कंसीडर। वो एक्सेप्शंस में फिएट नहीं होगा, लेकिन लीगल टेंडर में आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कोई, पर फिर तो लीगल टेंडर की कंडीशन ही फुलफिल नहीं। मैं इंडिया के आधार पर बता रहा हूं, मैं इंडिया के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। वर्ल्ड में देयर आर सम एक्सेप्शंस जो पिछले 2-3 साल में हुए, उससे पहले ये एज इट इज कंडीशन मैच करते थे। अभी पिछले 1-2 साल में एक्सेप्शन है, कुछ कंट्रीज हैं, यूएसए ने भी उसको रिजर्व मनी के रूप में एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, ट्रांजैक्शन नहीं रिजर्व मनी के रूप में। ठीक है, और वेनेजुएला ने भी बेसिकली इसको शुरू किया हुआ है। ठीक है, जो अभी तो खैर अमेरिका के कंट्रोल में आ गया होगी। ठीक है,
तो उसने भी इसको शुरू किया हुआ है, ठीक है। देन आर अदर कंट्रीज ऑल्सो, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद आ रहे हैं कौन कौन से, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज और हैं जहां पर ये शुरू किया जाता है, यूज किया जाता है। ये बात समझ में आई पेपर मनी क्या है? कोई डाउट इसमें? तो पेपर मनी में दो चीजें हो सकती हैं, या तो फिएट मनी होगा या फिर लीगल टेंडर होगा। हमारे देश में जो वैलिड है वो कौन सा है? लीगल टेंडर है, जिसमें फिएट मनी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। तो पहचान पाओगे फिएट मनी और लीगल टेंडर में डिफरेंस? तो जब भी भाषण आए कि लीगल टेंडर है कि नहीं है, तो पता होना चाहिए आपको कि वो एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी सिर्फ समझने के लिए नहीं समझना, इकोनॉमी हमें न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भी समझना है। न्यूज़पेपर में ये वर्ड्स आते हैं, न्यूज़पेपर में फिएट मनी लिखा दिखाई देगा, ये न्यूज़पेपर में लीगल टेंडर लिखा दिखाई देगा, वहां मनी नहीं लिखा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसलिए हमें समझना जरूरी है। क्लियर है? हमारा मनी का डेवलपमेंट यहां नहीं रुका, इसके आगे भी बढ़ा। इसके आगे भी क्रिएटेड इसके आगे हमने क्या क्रिएट किया? डिजिटल मनी। क्योंकि ट्रांजैक्शन में भी प्रॉब्लम थी, ब्लैक मनी को हम एक झोले में भर के लेके जाते थे, पुलिस वाला पकड़ लेता था। ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम तो हुई ना, चाहे किसी भी चीज के लिए कर रहे हो ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम है ना। इलेक्शन के लिए पैसा चाहिए, हम स्कॉर्पियो में भर करके ले जा रहे हैं, बीच में पुलिस वाले ने रोक लिया, ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम हो गई। ट्रांजैक्शन को इजी बनाना है, क्या करें? डिजिटल मनी बना देते हैं, ताकि डिजिटली उसको ट्रांसफर भी किया जा सके, डिजिटली उसको स्टोर भी किया जा सके। अब रास्ते में क्या होता था, बस में जा रहे हैं, बीच में वो पिक पॉकेटर्स जो आते हैं हमारे, जितने भी अगर आप देखोगे चोर देखोगे, जेब काट ली, तो पैसे कैरी करना वो भी रिस्की था। इसीलिए तो हमने मनी बनाई थी कि रिस्क कम हो जाए, वो रिस्क अभी भी है। तो उसके लिए हमने क्या किया? डिजिटल मनी बना दिया कि पैसे मत कैरी करो, मोबाइल कैरी करो, कहीं पर भी जाके ट्रांजेक्शन कर दो। अब बस ध्यान रखना है कि मोबाइल हाथ में रहे, पॉकेट में ना रहे, ताकि वो चोरी ना हो, ठीक है। क्लियर है? तो ट्रांजेक्शन्स को इजी बनाने के लिए, जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए, हम धीरे धीरे मनी डेवलप करते करते डिजिटल मनी तक पहुंच चुके हैं। तो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ मनी, ठीक है। अब इसके बाद हम इसी में आगे पढ़ेंगे कि इस इवोल्यूशन ऑफ मनी के बाद हमें बैंकों की जरूरत क्यों पड़ी। वाई डू वी नीड अ बैंक टुडे, ठीक है। और बैंकों के पीछे बेसिस क्या है ट्रांजेक्शन्स का। हाँ आएगा, वो भी आएगा बीच में। अगर आप देखोगे पेपर मनी के बाद कार्ड मनी भी एक आई थी, ठीक है। कार्ड मनी में आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, दोनों चीजें आ जाएंगी। उसके बाद डिजिटल मनी। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है, कल बात करते हैं उस पर।